हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अग्नि बीमा। हमने बीमा के प्रकार पढ़े थे, जिसमें जीवन बीमा हमने समझ लिया था। आज हम जानेंगे अग्नि बीमा क्या होता है। जी हाँ बच्चों, अग्नि बीमा जैसे नाम से ही जान रहे हैं, जब हमारे किसी संपत्ति को अग्नि से, कोई दुर्घटना से या आग लगने से कोई हानि होती है, उसे कहा जाता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा में अग्नि से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। जो बीमा करवाता है उसे जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का या अपने व्यवसाय का या अपने माल का या अपने गोदाम का अग्नि से होने वाली हानि से बचने के लिए बीमा करवाता है, इस बीमा के लिए उसे कुछ छोटी सी रकम जमा करनी होती है बीमा कंपनी के पास, और बीमा कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए उसे बीमा देती है, और उसी निश्चित अवधि के अंतर्गत अगर कोई हानि हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में उसके हानि को भरा जाता है। इसे कहते हैं अग्नि बीमा। अब हम जानेंगे बच्चों अग्नि बीमा के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला तत्व है अवैध अनुबंध के सामान्य लक्षण। जी हाँ बच्चों, अग्नि बीमा के अंतर्गत जो अनुबंध किया जाता है उसमें सामान्य लक्षण होने चाहिए, जैसे प्रस्तावना व स्वीकृति, अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति और प्रतिफल। ये सारे लक्षण हमारे अनुबंध के अंतर्गत होने चाहिए, अग्नि बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। दूसरा है बीमा योग्य हित। जी हाँ बच्चों, अग्नि बीमा जो हम बीमा करवा रहे हैं उसके अंतर्गत बीमा योग्य हित दोनों समय में होना अनिवार्य होता है। जब हम बीमा कर रहे हैं तब भी बीमा योग्य हित होना चाहिए, और जब अग्नि से हानि हो रही है तब भी वह हित होना अनिवार्य हो जाता है। बीमा योग्य हित क्या होता है? बीमा योग्य हित वह होता है बच्चों, जब हम किसी संपत्ति का या किसी व्यक्ति का या किसी माल का हम बीमा करवा रहे हैं, तो वह बीमा वह जो माल है या वह संपत्ति है वह बीमा के योग्य के हित हो, आर्थिक हित उसमें हो, यानी कि उसकी हानि होने से आर्थिक हानि भी होनी चाहिए और उसमें लाभ होने से आर्थिक लाभ होना अनिवार्य होना चाहिए, तो ही वह व्यक्ति या वह संपत्ति बीमा योग्य हित के अंतर्गत आती है। तो अग्नि बीमा में बच्चों दोनों समय में जो संपत्ति है वह बीमा योग्य हित के अंतर्गत आनी चाहिए। पूर्ण सत्विश्वास। जी हाँ बच्चों, अग्नि बीमा के अंतर्गत दोनों पक्षों में पूर्ण सत्विश्वास, सद्भावना की भावना होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए और एक पक्ष दूसरे पक्ष को पूर्ण रूप से अपनी हर एक बात सहमति से बताए, जिससे बीमा आसानी से किया जा सके। अगला है व्यक्तिगत अनुबंध। जी हाँ बच्चों, जो अग्नि बीमा है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत अनुबंध किया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध होता है, इसलिए व्यक्ति की पूर्ण सहमति होना अनिवार्य हो जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जो अग्नि बीमा होता है उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति का पूर्ण सिद्धांत होता है। जितने संपत्ति का, जितने मूल्य का हम बीमा करवाते हैं उसके अनुसार जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से बीमा कंपनी द्वारा व्यक्ति को दी जाती है। अब हम जानेंगे बच्चों अग्नि बीमा के प्रकार। अग्नि बीमा के प्रकार में सबसे पहला है विशेष जोखिम बीमा पत्र। जो यह वाला जो बीमा पत्र होता है वह विशेष जोखिम, एक स्पेशल जो मान लीजिए कि आज मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया है और मैंने एक अपने माल की जो मेरे व्यवसाय में जो एक मशीन है उसका मैंने बीमा करवाया है। अब उस मशीन में हानि होने से, जोखिम होने से मुझे वह विशेष रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी, तो ये विशेष जोखिम बीमा पत्र होता है। किसी एक विशेष पर्टिकुलर चीज के लिए इसका बीमा कराया जाता है। दूसरा है आनुषंगिक हानि बीमा पत्र। आनुषंगिक मतलब कुछ एक अंग, किसी चीज का पूरे व्यवसाय में से किसी एक अंग की या किसी एक भाग की हानि होने पर जो बीमा करवाया जाता है उसे आनुषंगिक बीमा हानि बीमा पत्र कहते हैं। व्यापक बीमा पत्र, यह पारिवारिक संपत्तियों के लिए कराया जाता है। व्यापक मतलब पूर्ण रूप से बीमा करवाना। हम अपने घर का बीमा करा सकते हैं, घर में रखे माल का बीमा करा सकते हैं, या जीवन बीमा भी इस व्यापक बीमा के अंतर्गत ही आता है। पुनः स्थापन बीमा पत्र, हम किसी वस्तु को खरीद लेते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन उसको उपयोग करने के बाद अगर वो खराब हो जाती है तो उसका पुनः फिर से स्थापन करना बहुत महंगा होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिसका पुनः स्थापन करना महंगा होता है, तो इसके लिए भी बीमा कराया जाता है। एक बार हमने वस्तु खरीद ली, उसको संचालित कर रहे हैं और फिर हम उस
वस्तु का बीमा करवा देते हैं कि अगली बार खराब होने पर या उसमें कोई दुर्घटना होने पर उसकी पुनः स्थापना के लिए बीमा कर दिया जाता है। यानी कि अगर निश्चित अवधि में उस वस्तु को खराब हो जाती है और उसकी फिर से हमको स्थापना करने की आवश्यकता होती है तो वो बीमा कंपनी करती है, जो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसका बीमा करवा दिया जाता है। अगला है विस्तृत या चलन बीमा पत्र। जी हाँ बच्चों, चलन बीमा पत्र, जो माल मेरा व्यवसाय शुरू है, मेरा आधा माल मेरी गोदाम में है, आधा माल मेरा रास्ते में है, आधा माल मेरा जहाज में और आधा माल मेरा अपनी कारखाने में है, तो इन सारे मालों का एक बीमा करवाया जाता है जिसे विस्तृत या चल बीमा पत्र कहा जाता है। अगला है मूल्यांकित बीमा पत्र। किसी वस्तु या किसी माल का मूल्यांकन पहले से ही कर लेना, उसके मूल्य को अंकित करके उसका जब बीमा कराया जाता है तो उसे कहा जाता है मूल्यांकित बीमा पत्र। औसत बीमा पत्र, औसत बीमा पत्र के अंतर्गत कुछ शर्तें लिखी जाती है, उसके अनुसार ही बीमा किया जाता है। और विशिष्ट बीमा पत्र में औसत बीमा पत्र की कोई शर्तें लागू नहीं की जाती। तो ये थे बच्चों अग्नि बीमा के प्रकार। अब हम जानेंगे सामुद्रिक बीमा। समुद्र के अंतर्गत होने वाली सारी घटनाओं के लिए, सारी दुर्घटनाओं के लिए जो बीमे किए जाते हैं उसे कहा जाता है सामुद्रिक बीमा। हम जानते हैं कि हमारा देश व्यापार करता है और व्यापार समुद्र के रास्ते से, समुद्र के मार्ग से किया जाता है। इस व्यापार में जो हानियां होती हैं, समुद्र के मार्ग से जो व्यापार किया जाता है उस हानियों को बचने के लिए हम लोग समुद्र बीमा करते हैं। समुद्र बीमा की जो विषय वस्तु होती है वह 3 होती है। पहला है बीमा, जहाज बीमा, दूसरा है माल बीमा और तीसरा है भाड़ा बीमा। जहाज बीमा के अंतर्गत बच्चों सिर्फ जहाज का ही बीमा किया जाता है। जहाज की जो पूरा ढांचा होता है, जो भौतिक रूप होता है, उसके अंतर्गत जो पार्ट्स लगाए जाते हैं उन सब का बीमा किया जाता है जहाज के अंतर्गत। और जहाज कई बार तूफान में फंस जाता है, कई बार डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है, तो इस कंडीशन में उसकी क्षतिपूर्ति जहाज के मालिक को प्राप्त होती है। दूसरा है माल बीमा। जहाज के अंतर्गत जितना माल रखा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो उस माल का भी बीमा कराया जाता है। कई बार माल के जो हम जहाज है उसके डूब जाने से माल की हानि हो जाती है, तो माल की क्षतिपूर्ति के लिए माल का भी बीमा कराया जाता है। अगला है भाड़ा बीमा। बच्चों भाड़ा 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो होता है कि जब हम माल को जहाज पे चढ़ाते हैं तभी हमसे भाड़ा ले लिया जाता है और इसमें भाड़े का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि भाड़ा मिल गया, माल पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरा होता है माल चढ़ा दिया लेकिन भाड़ा तभी दिया जाता है जब माल प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। जब प्राप्तकर्ता उस माल को प्राप्त करता है तभी उसको भाड़ा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में अगर माल नहीं पहुंचता है प्राप्तकर्ता तक तो भाड़ा नहीं मिलता, तो इस भाड़े का नुकसान किसको उठाना पड़ता है? जहाज की कंपनी को। तो जहाज इस कंडीशन में भाड़ा बीमा करती है जिससे उसको भाड़े का नुकसान ना हो। तो ये थे बच्चों विषय वस्तु सामुद्रिक बीमा की। अब हम जानेंगे समुद्रिक बीमा के प्रकार। कितने प्रकार के समुद्रिक बीमा कराए जा सकते हैं? पहला है यात्रा बीमा पत्र। जी हाँ बच्चों, जब समुद्र से कोई यात्रा की जाती है तो उसके लिए पहले ही बीमा करवा दिया जाता है ताकि हम सही सलामत अपने माल को या हम अपने आप को सही सलामत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें और अगर इसमें कोई जोखिम होती है तो उसकी हानि को हम कम कर सकें। दूसरा है समय बीमा पत्र। समय बीमा पत्र के अंतर्गत बच्चों एक निश्चित समय के लिए बीमा कराया जाता है। मान लीजिए आज मैंने अपना माल जहाज पर चढ़ाया है, आज की तारीख से लेकर मैं 6 महीने की तारीख तक सिर्फ उस अपने माल को उस जहाज पर रखूंगी जिसका बीमा रहेगा और उस अवधि तक ही अगर उस अवधि के अंतर्गत मेरे माल को कुछ हो जाता है तो बीमा कंपनी मुझे उस समय के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त देती है। अगला है मिश्रित बीमा पत्र। इसके अंतर्गत दोनों बीमा पत्र पाए जाते हैं, एक यात्रा बीमा पत्र और दूसरा समय बीमा पत्र। इसके अंतर्गत माल का भी बीमा होता है और निश्चित समय के अवधि के अंतर्गत उसको पूर्ण करना होता है, वो भी बीमा कराया जाता है। अगला है मूल्यांकित बीमा पत्र। मूल्यांकित में जितना माल हम जहाज में चढ़ा रहे होते हैं उसका पहले से ही मूल्यों को अंकित कर लिया जाता है और उसी मूल्य का बीमा कराया जाता है। हानि होने पर उसी अंकित मूल्य के हिसाब से क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। अमूल्यांकित बीमा पत्र, इसके अंतर्गत वस्तु का मूल्य अंकित नहीं किया जाता है पहले से, बल्कि हानि होने पर, जोखिम होने पर जब क्षतिपूर्ति मिलती है तब उस वस्तु के मूल्य को अंकित किया जाता है।
माल बीमा पत्र। माल बीमा पत्र हमने जान लिया, जब हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे होते हैं तो माल का बीमा कराया जाता है, ताकि माल सही समय पर सही अवधि में और सही मात्रा में हम तक पहुंच सके, और अगर हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके, जिससे हम हानि को कम कर सके। जहाज बीमा पत्र हमने पहले पढ़ लिया, और भाड़ा बीमा पत्र हमने जान लिया क्या होता है। तो ये थे बच्चों सामुद्रिक बीमा पत्र के प्रकार। अब हम जानेंगे बच्चों दुर्घटना बीमा के बारे में। दुर्घटना बीमा, कई तरीके से दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, हम लोग जानते हैं। कई बार हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार तूफान के कारण दुर्घटना हो जाती है ना। तो ऐसी दुर्घटनाओं के भी बीमे होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। जी हाँ बच्चों, इसके अंतर्गत व्यक्ति के लिए ही पर्सनल दुर्घटना अगर कोई होती है, जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी बीमारी से ग्रस्त होने पर, मृत्यु हो जाने पर इस दुर्घटना बीमा को किया जाता है। दूसरा है दायित्व बीमा। यह दायित्व बीमा जब दो व्यक्तियों के बीच बीमा होता है, लेकिन इसकी जो क्षतिपूर्ति मिलती है वह तीसरी पार्टी को मिलती है। मान लीजिए आज मैंने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है ना, मैंने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है, तो अगर मेरी गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या एक्सीडेंट होने पर किसी तीसरे पर्सन को चोट पहुंचती है, तो उसका जो इलाज करवाएगी वह मेरी बीमा कंपनी करवाएगी। बीमा कंपनी मुझे नहीं देगी कुछ, बल्कि उस थर्ड पर्सन को क्षतिपूर्ति देती है। इसे कहा जाता है दायित्व बीमा। अगला है संपत्ति बीमा। संपत्ति बीमा के अंतर्गत हम अपनी पूर्ण संपत्ति का बीमा करवा देते हैं, जिससे हमें जितने मूल्य की संपत्ति का हम बीमा करवाते हैं उतने ही मूल्य की क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त होती है। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सिर्फ मैंने उसकी आधी संपत्ति का ही बीमा करवाया है। मान लीजिए मैंने सिर्फ 4 लाख की संपत्ति का बीमा करवाया है, तो मुझे सिर्फ 4 लाख की ही क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी, और बाकी संपत्ति, अगर मेरी पूरी संपत्ति समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, तो मुझे उतनी मूल्य की संपत्ति की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ मुझे 4 लाख जितने का मैंने बीमा करवाया है उतनी ही क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। ये थे बच्चों दुर्घटना बीमा के प्रकार। अब हम जानेंगे सामाजिक बीमा। जी हाँ बच्चों, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सामाजिक बीमा कराया जाता है। इस बीमे का भार सरकार को ही उठाना पड़ता है, सरकार द्वारा ही इस बीमे को भार उठाया जाता है, लेकिन फिर भी जिसका बीमा होता है उसे कुछ रकम के रूप में, कुछ किश्त के रूप में बीमा कंपनी को भुगतान करना होता है, तभी उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। सामाजिक बीमा कौन कौन से होते हैं हम जानेंगे। पहला है रोग या स्वास्थ्य बीमा। जी हाँ बच्चों, ये आजकल मेडिकल इंश्योरेंस मिलने लगा है, जिसमें सरकार को भी भार उठाना पड़ता है और हमें भी। हम उसके लिए कुछ किश्तों के रूप में कुछ समय तक जमा करते हैं, और उस निश्चित अवधि के बीच में अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी जो खर्च होता है, जो उसकी क्षतिपूर्ति होती है, वो सरकार द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण की जाती है। बेरोजगारी बीमा, इसके अंतर्गत जब हम अपना बीमा करवा लेते हैं तो और हमें एक समय के बाद हमें रोजगार नहीं प्राप्त होता है, तो उसके रूप में हमें क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। हम पढ़े लिखे होने पर भी अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है तो कुछ सरकार के द्वारा जो बीमित राशि जो निश्चित की जाती है वह बेरोजगारी के रूप में हमें प्राप्त होती है। अगला है प्रसूति बीमा। प्रसूति मीन्स गर्भवती होने पर महिलाओं को आजकल एक राशि प्रोवाइड की जाती है, जिसे प्रसूति बीमा कहते हैं, सरकार द्वारा करवाया जाता है। अगला है वृद्धावस्था का बीमा। जी हाँ बच्चों, वृद्ध अवस्था का हम अपने लिए अभी से ही छोटी छोटी रकम के रूप में इंश्योरेंस करवा कर छोटी छोटी रकम के रूप में जमा करते हैं, और फिर वृद्ध अवस्था में अर्थात 60 और 65 साल के बाद जब हम कमाने योग्य नहीं रहते तो उसके बाद हमें उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त होने लगती है एक पेंशन के रूप में। असामर्थ्य बीमा। असामर्थ्य मीन्स जब हम लोग बीमा करवा देते हैं, इस असामर्थ्य बीमा में हमने अपना बीमा करवा लिया और उस कंडीशन में जब हम कमाने योग्य नहीं रह जाते, हम विकलांग हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, या हमारे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा खराब हो जाता है जिससे हम काम करने योग्य नहीं रह जाते, तो उस अवस्था में हमें इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, जिसे असामर्थ्य बीमा कहा जाता है। अन्य बीमा, इसके बाद बहुत सारे अन्य बीमे भी आजकल योजना में संचालित किए जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे संगीतकार अपने कंठ का बीमा करवा सकता है, और नृत्यक यानी कि डांसर अपने पैरों का बीमा करवा लेता है,
कई लोग अपने आंखों का, कानों का बीमा करवाते हैं, जिससे इन चीज़ों में हानि होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा दी जाती है। तो ये थे बच्चों बीमा के प्रकार। कई सारे बीमे हमने जाने। अब हम जानेंगे जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में अंतर। तीनों बीमा हमने पढ़ लिए हैं क्या होते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे तीनों के अंतर क्या होते हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु। जी हाँ बच्चों, विषय वस्तु में जीवन बीमा में विषय वस्तु मनुष्य का जीवन होता है, अग्नि बीमा में संपत्ति होती है इसकी विषय वस्तु, और सामुद्रिक बीमा में जो विषय वस्तु होती है वह माल, भाड़ा और जहाज होता है। अगला है तत्व। जीवन बीमा में बच्चों जो तत्व पाया जाता है, जीवन बीमा के अंतर्गत कौन सा तत्व पाया जाता है, सुरक्षा और विनियोग का तत्व पाया जाता है। अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति का तत्व पाया जाता है और सामुद्रिक बीमा में भी क्षतिपूर्ति का ही तत्व पाया जाता है। हानि का मापन। जीवन बीमा में हानि का मापन नहीं किया जा सकता, अग्नि बीमा में हानि को मापा जा सकता है और समुद्री बीमा में भी हानि को मापा जा सकता है। बीमा योग्य हित। जी हाँ बच्चों, जो जीवन बीमा है उसमें बीमा योग्य हित सिर्फ शुरुआत में, प्रारंभ में देखा जाता है, जबकि अग्नि बीमा में प्रारंभ में और अंत दोनों समय में बीमा योग्य हित को देखा जाता है और समुद्र में भी बीमा करते समय और क्षतिपूर्ति प्राप्ति करते समय दोनों समय बीमा योग्य हितों को देखा जाता है। ये थे बच्चों अंतर अग्नि बीमा, जीवन बीमा और सामुद्रिक बीमा में। अब हम बच्चों आगे बात करेंगे व्यवसायिक सेवा क्षेत्र के लिए आगे का है संप्रेषण सेवाएं। जी हाँ बच्चों, ये भी व्यवसाय की सेवाएं हैं जो हमें दी जाती है व्यवसाय करने के लिए। संप्रेषण सेवाएं क्या होती है बच्चों? संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जिन भी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वह संप्रेषण माध्यम कहलाते हैं और एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कई माध्यमों से होता है, सबसे मेन जो उसका माध्यम है वह है डाक सेवा। हम लोग सभी जानते हैं कि पहले हम लोग अपने विचारों को अपने पत्रों में लिखकर एक से दूसरे तक पहुंचाते थे और उसको पहुंचाने का जो काम करता था वो डाक सेवाओं द्वारा किया जाता था। डाकघर में हम लोग अपने पत्रों को डालते थे और फिर एड्रेस लिखकर फिर वह उस एड्रेस पर डाक के द्वारा ही, डाकिया द्वारा ही उस पत्र को दूसरे तक पहुंचाया जाता था। ये तो पहले की बात थी, लेकिन आजकल जो संप्रेषण का माध्यम है वह आधुनिक हो गया है। बहुत ही जल्दी हमारा मैसेज एक से दूसरे तक पहुंच जाता है। संप्रेषण के बहुत ही ज़्यादा, संप्रेषण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ही आविष्कार किए गए हैं। आजकल हम लोग सैटेलाइट से अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कुछ सेकंड में ही पहुंचा देते हैं, जो बहुत ही अच्छा हो गया है व्यवसाय की दृष्टि से। डाक की सेवाएं हम जानेंगे क्या होती हैं। डाकघर की जो सेवाएं हमें मिलती हैं वह है देशी और विदेशी डाक व्यवस्था। जी हाँ बच्चों, हम अपने देश में ही डाक व्यवस्था भी कर सकते हैं और विदेशों में भी डाक को भेज सकते हैं। डाक सेवाएं हमें, डाकघर हमें ये सेवाएं प्रदान करता है। धन का हस्तांतरण करने की सेवा, विनियोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। विनियोग मीन्स हम अपनी छोटी छोटी बचत को वहाँ पर जमा करके एक विनियोग कर सकते हैं। विज्ञापन सुविधा, डाकघर हमें विज्ञापन की सुविधा भी देता है। वहाँ हमारी व्यवसाय में कई सारे विज्ञापनों को हमारे द्वारा लेकर और उन्हें विज्ञापित करता है। और कई सारी अन्य सारी सेवाएं, जैसे सबसे मेन है स्पीड पोस्ट सेवा। जी हाँ बच्चों, इस स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत हम अपनी किसी भी वस्तु को बहुत ही कम समय में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये डाक द्वारा दी जाती है। डाक में डालने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। जी हाँ बच्चों, जो भी चीज़ हम डाकघर में डालते हैं किसी के पास पहुंचाने के लिए, उसका प्रमाण पत्र हमें डाकघर प्रोवाइड करने लगा है। अब पुनर्निर्देश, जब हमारे घर कोई एड्रेस पर हम कुछ चीज़ भेज रहे होते हैं और कंटिन्यू उस चीज़ को हम भेज रहे होते हैं, अगर उस बंदे का एड्रेस बदल जाता है तो वह उसे निर्देश देकर अपने एड्रेस को डाकघर में चेंज करवा सकता है, जिससे अब उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके दूसरे नए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जिसे कहा जाता है पुनर्निर्देश। बचत योजनाएं। जी हाँ बच्चों, कई सारी योजनाएं डाक सेवा डाकघर हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम बचत करके अच्छा एक बचत कर सकते हैं। टेलीकॉम सेवाएं। टेलीकॉम मीन्स एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने की कई सारे आधुनिक टेलीकॉम सेवाएं भी हम पर पहुंचाता है। अब जो संचार के क्षेत्र में बहुत सी आधुनिक साधन उपलब्ध हो चुके हैं। अब डाक सेवा का उतना महत्व नहीं रह गया जितना पहले था। क्यों? क्योंकि अब आधुनिक समय में हम लोग अपनी छोटे से संदेश को कुछ ही सेकेंड्स में पहुंचा देते हैं दूसरों तक। कैसे पहुंचाने के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? पहला है फैक्स
हम सब जानते हैं फैक्स मशीन जो लिखित सूचना को कुछ ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति तक, विदेशों तक पहुंचा देती है। मौखिक तो हम मैसेज पहुंचा ही सकते हैं फोन करके, लेकिन लिखित में जो कुछ ही सेकंड्स में सूचना पहुंचाई जाती है वो फैक्स द्वारा की जाती है। दूसरा है इंटरनेट। हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व इंटरनेट के द्वारा जुड़ चुका है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आमने सामने बैठकर हर बात को, हर मीटिंग को कंप्लीट कर रहा है। और आज कोरोना के युग में तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का कितना प्रयोग हो रहा है, जिसके थ्रू हम बंद होते हुए भी अपने कामों को चालू कर रहे हैं। सब कुछ बंद होते हुए भी हम अपने कामों को संचालित कर पा रहे हैं। ईमेल, जी हाँ, ईमेल एड्रेस दिया जाता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ईमेल का एड्रेस होता है, जिसके द्वारा हम अपने पत्रों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ईमेल एड्रेस पर। आगे बात करेंगे हम लोग व्यवसायिक सेवाओं में, क्षेत्र में परिवहन की। परिवहन भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होती है व्यवसाय को संचालित करने में। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं। थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। थल परिवहन में सड़क परिवहन आता है, जिसमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इनसे हम अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। दूसरा होता है जल परिवहन, जिसमें जहाज, पनडुब्बीज होते हैं, जिसमें हम अपने माल को विदेशों तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। वायु परिवहन, जहाज, एयरबस, इनके द्वारा हम अपने मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। आगे बात करेंगे भंडारण या गोदाम की। यह भी व्यवसाय का एक अंग हो गया है आजकल आधुनिक युग में। भंडारण, जहाँ पर हम अपने माल को इकट्ठा करके बड़ी मात्रा में रखते हैं, उसे कहा जाता है भंडारण या गोदाम। भंडारण क्यों रखा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है मौसमी उत्पादन। जी हाँ बच्चों, हम जानते हैं कि कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम पूरे साल कर सके, इसलिए इसका भंडारण करके रखना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखना। जी हाँ बच्चों, वस्तुओं का भंडारण इसलिए भी किया जाता है ताकि हम मांग और वस्तुओं के बीच में संतुलन बनाए रखें। जब जिसकी मांग ज़्यादा हो जाती है तो हम वस्तुओं को भंडार गृह से निकाल कर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। वस्तु के गुण, हम ये जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है, तो उन गुणों को निकालने के लिए भी उन वस्तुओं को भंडारित करके रखना अनिवार्य होता जा रहा है। परिवहन में बचत, जब हम कुछ थोड़ी सी चीज़ मंगाते हैं तो उसका भी उतना ही किराया देना होता है जितना हम अधिक वस्तु को मंगाने में दे रहे होते हैं, तो इससे हम परिवहन में बचत कर सकते हैं। अगला है लाभ पर बेचने हेतु। जी हाँ बच्चों, हम वस्तुओं का भंडारण इसलिए भी करते हैं ताकि हम अधिक से अधिक लाभ कमाने कर उसे बेच सकें। अब हम बात करेंगे भंडार गृहों का प्रकार के बारे में। भंडार गृह, पहला है निजी भंडार गृह। निजी भंडार गृह, हर कोई अपने पर्सनल भंडार गृह, अपने गोदाम स्थापित कर लेता है, जिससे वह निजी होने के बावजूद वो उसे कभी भी यूज़ कर सकता है, किसी भी समय, कितने भी टाइम में भी उसे यूज़ कर सकता है। निजी भंडार गृह छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, टाउन्स में स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है सार्वजनिक भंडार गृह। जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक भंडार गृह जो सभी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जो बड़ी क्षेत्र में खोले जाते हैं, जहाँ पर हर कोई अपने सामान को सार्वजनिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए अधिकार प्राप्त रहता है। तीसरा है सरकारी भंडार गृह। यह सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, इसमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं को रखा जाता है और सरकार ही इसका दायित्व लेती है इसको स्थापित करने का। बंधक भंडार गृह, यह सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये आयात निर्यात और बॉन्ड्स के रूप में संचालित किए जाते हैं। अगला है शीतल भंडार गृह। जी बच्चों, यह वह भंडार गृह होते हैं जो ठंडे होते हैं। ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं जिनको ठंडक में रखने की आवश्यकता होती है, इस भंडार गृह में उन वस्तुओं को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो ये थे बच्चों भंडार गृह के प्रकार। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।